हेलो दोस्तों। सो आज है सप्तमी, इस आज सप्तमी है और आप सभी का स्वागत है लाइव स्ट्रीमिंग विद खिस्सा घर। तो हम ये पिछले अब 2 महीने से कर रहे हैं रेगुलरिटी के साथ, और हमने कई सारी कहानियाँ पढ़ी अलग अलग राइटर्स की, और हर बार मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे कहानी पढ़ने का मौका मिलता है। और मगर आज हमारे बीच जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, और जितने खूबसूरत वो इंसान हैं उतनी ही खूबसूरती से वो आज की कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आज आपका बिल्कुल भी वक्त नहीं लूँगा। मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर राजन को, सुधीर राजन को। बस वो आपके समक्ष अभी उपस्थित होने ही वाले हैं, और कैसी कहानी वो कहेंगे ये सारी वार्तालाप आप उन्हीं से करिएगा। तो सुनिए आप, और संभालिए ज़रा आज का मंच, क्योंकि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। नमस्कार साथी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज नहीं थी आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है। एक बार अच्छा, इससे ऑडियंस पहले में, मैं हाँ, वो मैंने भेज दिया है। एक बार ऑडियंस में पता कर लेते हैं आवाज़ आ रही है या नहीं। तो प्लीज़ अंगूठा दिखा दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो सभी, ताकि हमारे कहानीकार जो हैं आप लोगों के समक्ष एक खूबसूरत सी कहानी प्रस्तुत कर सकें। तो आप पहले कहानी कहेंगे या मेरे सवालों का जवाब पहले देंगे? सवाल जवाब भी खेलना है? पूछ सवाल लीजिए जवाब, कुछ चलिए सवाल छोड़िए पहले। सवाल जवाब क्या ही, बस इतना ही सवाल है कि आपने जो कहानी चुनी वो क्यों चुनी। चलिए ये बाद में बात करेंगे हम। आप पहले कहानी सुना दीजिए हमें, क्योंकि हम जी लीजिए, साक्षी जी का आ गया अंगूठा। तो मतलब आवाज आ रही है अच्छी खासी। तो बस आप शुरू हो जाइए। मैं अपना जो बॉक्स है बोलने का वो कम करता हूँ, और अब आपकी आवाज आपके हवाले आज का लाइव हिस्सा घर लाइव स्ट्रीमिंग। तो प्लीज। ओ सॉरी। खरीद लिया था, किताबें यहाँ नहीं है ज्यादा, तो कहानी ही शुरू करते हैं। पहले बहुत अलग किस्म की मंटो की एक छवि है कहानी के, और विरोधाभास छवि है। तो कहानी शुरू करते हैं। बातचीत मैं क्या करूं, कहानी ही करेगी। 4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाजत थी, यानी गर्मी, जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई, जो बजाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी कुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश न कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहां से मसामों के जरिए इतना पानी निकाल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया कि पानी उसने ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा। पसीना बिला मुबालगा
4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहां से आया? जब उसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह से महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म से यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि बादल है या महज गर्दो गुबार। बहरहाल उस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब की गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सावला मगर नक्श बिल्कुल तीखे थे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। यह भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकता था। माफ कीजिएगा, कोई फैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, मां भी उसके साथ थी। बाप मर चुका था। एक भाई उससे छोटा, वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब होगी। इससे कबल वो अपनी वो 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2 मर्तबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में यह ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर से इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाए। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खंकारा, मगर लड़की मुतवज्जे न हुई। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया तो कोई और नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज दी, अरे भाई जरा इधर तो देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वह यकीनन उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसकी ये आवाज नापसंद होती तो भौंकता, मगर लड़की ने जैसे उसकी आवाज सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खपीक हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर उसकी तरफ न देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना, नीचे उतरा। जब लड़की के पास पहुंचा तो इसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजरा रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नजर उसकी तरफ देखा और शलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरेंद्र ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूं। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहां बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा ज्यादा सबला गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूं? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की ने गहरे सावले होंठों पर अजीब और गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी? काहे की मेहरबानी? चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे के बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसे, तमाम खुतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहां क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहां क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं।
सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, ये बताओ तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूं और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी सलवार का पाइचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी में मुतल्लिक सोच रहा था। वो उसका और उस दो अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो इस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको नीचे कर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि यह सिलसिला उसको अब खुद करना पड़ेगा, हालांकि उसकी तकनीक से कतई नावाकिफ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया, उसे उस लड़की की कमर में हमायल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी नहीं। लड़की को गहरे सावले होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनाचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सावले होठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बवजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है। चुनाचे उसके मजीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मुदाफत को अब फजूल समझा है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया था कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनाचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी। उससे कहा, चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तिपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों ही चीजें ले ली। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफेद सफेद झिल्लियां हटाई, फिर फांके अलहदा की। फिर एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मजा लेते हुए, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सावले होठों पर फिर वही अजीबो गरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूं, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल की सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थी। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कनी की हालत में कराहने लगा, ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सावले होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा भी बाप था। ये थी आपकी कहानी, वह लड़की। अब सवाल जवाब पूछिए, थोड़ा बहुत मैं जवाब दे पाऊं तो अरे दे पाऊं। भाई, क्या गजब कहानी थी यार, खतरनाक। और आपने जितनी खूबसूरती के साथ पढ़ा सुधीर भाई, आपका राजन कहिए आप। राजन जी, आपने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा यार।
तो मजा आ गया। और आप कमेंट्स पढ़िएगा, देखिए वाह वाह हो रही है, और अच्छा, इतनी कैमरा में उल्टा हो इंटेंसिटी। गया। मेरा कैमरा उल्टा है क्या? अच्छा, नहीं आपका था, शुरू में मैंने देखा था। अच्छा हाँ, मेरा कैमरा उल्टा, वो मैंने रखा हुआ था, मैं ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने फोन उठा लिया क्योंकि आवाज मेरे को आ नहीं रही थी ढंग से। मैंने पूरा फिर सुना। और क्या पूछिए, क्या इंटेंसिटी पूछना चाह रहे थे? बनाकर रखी है आप अपने चेहरे पर, गजब एकदम। हाँ राजन भाई, काफी काफी तैयारी करी आपने। कितनी मर्तबा पढ़ा आपने इस कहानी को, सच बताइएगा। एक बार पढ़े थे, उसके बाद तो लगातार सो ही रहा था। अच्छा, आज ही मन में हुआ, कल आपने बताया था वैसे। हाँ, वो कल ही डिसाइड, किताब खोला अचानक से, वही पेज निकल गया तो कहे चलो यही पढ़ लिया जाए। अरे वाह, तो नहीं कोई बहुत निश्चित नहीं था। खूबसूरत। अच्छा आप प्रश्न मतलब पूछने वाले थे कोई, फिर से। जी जी, मैं यही मतलब कहानी से रिलेटेड ही मैं प्रश्न पूछने वाला था। जैसे मैं तो ये पूछना, आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं ये बोलने वाला था कि आपने यही कहानी क्यों चुनी, कोई फिक्स्ड दिमाग में कोई चीज थी या नहीं? आपने खुद ही बता दिया, आपने किताब उठाई, पन्ना पलटा और आपके सामने वो लड़की आ गई और आपने सोचा कि बस यही कहानी जो है पढ़ेंगे। हाँ, यही था। यही था। बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने लाइव स्ट्रीमिंग विद खस्तागर में आपने अपनी आवाज दी और सारे दर्शकों को आपने मंत्र मुग्ध कर दिया। अरे, और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप कमेंट पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। बेहतरीन पेशकश, बहुत ही खूबसूरत। अ, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आप खिस्सागर को फॉलो करते हैं और खिस्सागर के काम को पसंद करते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही जुड़े रहिए। और हम डेफिनेटली और भी स्टोरी टेलर्स चाहते होंगे, जो भी दर्शक हैं, जितने भी दर्शक हैं, जो भी सुन रहा है, अगर किसी के पास, किसी का मन है कि वो आकर ऐसे कहानी सुनाना चाहता है, तो प्लीज आइए और हमारे साथ जुड़िए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि खिस्साघर एक कहानियों का घर है जहां पर बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे कहानीकार हैं। और हम बस कहानियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, बस यही है। आप कुछ कहना चाहते हैं राजन भाई? नहीं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि इसी बहाने कम से कम एक दो कहानी पढ़ ली गई, एक कहानी पढ़ ली गई। और कोई नई जी बात जी, नहीं है, अरे पढ़ते रहना चाहिए। मूल बात ये है, सब लोग व्यस्त बिल्कुल। रहते हैं और सुन लिए आके, इसी बहाने कहानी सुन लिए। वही, ये एकदम बहुत ही सामान्य खूबसूरत बात है। चीज कही आपने। पता है, इसी बहाने लोग किताबों को उठाते हैं, किताबों के पन्नों को छूते हैं अपने हाथ हाथ से। तो पता चले कि हाथ जो है कंप्यूटर और लैपटॉप की वजह से पन्नों का स्पर्श ही भूल जाए। तो हम खिस्साघर जो है, ये मौका और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है किताब उठाएं, पन्नों को अपनी उंगलियों में महसूस करें और कहानी पढ़ें। और आपने इस खूबसूरत मौके का जबरदस्त फायदा उठाया और आपने मंत्र मुक्त कर दिया। तो बहुत अरे बहुत साहब, शुक्रिया आपका। मैं सभी का दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने हमें सुना और हमारे साथ जुड़े। प्लीज प्लीज प्लीज, और भी कहानीकार आइए और हमारे साथ जुड़िए। खिस्साघर जो है लाइव स्ट्रीमिंग हर संडे को करता है 10 से 10:30 के बीच में। तो आइए, जुड़िए, हमें लिखिए आप कौन सी कहानी करना चाहते हैं। तब तक के लिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलविदा। बहुत बहुत बाय, अलविदा।